Good morning, students. We are discussing phenol. Today we shall discuss about the physical properties of phenol. Phenol is a colorless, uh, hygroscopic crystalline solid. But in your chemistry lab, when you see that it is somewhat in a liquid-like substance, that is because its property of being as a hygroscopic. Hygroscopic means which can easily uh, absorb water. This term, it is very important. Hygroscopic, है ना? Hygroscopic means which can absorb water, and when it is exposed to air and light, then it becomes oxidized and being converted into a compound that is phenoquinone. On means ketone. It is diketone like structure. One ketone group here and one is this side, है ना? पैरा पोजीशन पर जब डबल कीटोन ग्रुप है, दैट इज phenoquinone एंड इट्स कलर इज पिंक. इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का हो जाता है. एंड थर्ड वन, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर. देखिए, अगर इसकी कंसनट्रेशन हम हाई अमाउंट में ले लें, है ना, तो ये पॉइजनस है. लेकिन अगर इसकी कंसनट्रेशन हम बहुत लेस अमाउंट में लें, जैसे हम लें 0.1%, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है. और अगर हम इसकी कंसनट्रेशन 1% या 1.5% के आसपास ले लें, तो ये हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करेगा. ठीक है. तो फिनॉल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनको हम अपने हाउसेस में यूज़ करते हैं. इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर. देखिए, फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल के पास एक ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है. और ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव. अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर लेकर के आए, है ना, इस तरीके से, तो ये ऑक्सीजन, और या हम इसको दूसरी तरफ भी बना सकते हैं, O and H, and here H O H. तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, या ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है. लेकिन क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन लेते हैं फिनॉल का, तो वहाँ पर एक फिनॉल का मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि वहाँ कितने मिलियंस ऑफ फिनॉल्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसमें ऑक्सीजन से 5 टाइम ग्रेटर एक मॉलिक्यूल है ना, दैट इज़ फिनॉल, सॉरी, बेंजीन रिंग, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इतना स्ट्रांगली इंटरेक्शन नहीं होने देती है. इस वजह से क्या होता है? स्लाइटली सॉल्यूबल होता है. सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर इज़ मच लोअर देन अल्कोहल, है ना, कम होती है. क्यों? क्योंकि इसका जो बेंजीन वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा होता है ना, बड़े ग्रुप की वजह से, और ये डिज़ोल्व नहीं हो पाता है. ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा क्या होता है? हाई होता है. किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोकार्बन्स के रेस्पेक्ट में, एरिल हैलाइड, है ना, बेंजीन क्लोराइड के रेस्पेक्ट में. बट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो डेरिवेटिव्स इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाई, ड्रग, बेकेलाइट. इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? डाइज बनाने के लिए, बेकेलाइट बनाने के लिए. बेकेलाइट एक पॉलीमर है. किस तरीके का पॉलीमर है? हमारे 2 टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं. एक जिनकी जो स्ट्रक्चर है ना, जिनको हम कई बार मोल्ड कर सकते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनको हम कई बार मोल्ड नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये उस कैटेगरी में आता है जिसको हम थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग. तो थर्मोसेटिंग जो होता है वो उसमें ये यूज होगा बेकेलाइट.
जो स्विचेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 182 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। देखिए ये भी एक रीज़न है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्या लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने अल्कोहल की स्टडी की थी, उसी तरीके से यहाँ भी एक देखिए क्या है कि ये फिनॉल है और यहाँ OH ग्रुप है। तो सबसे पहले हम जो OH ग्रुप है उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ये OH ग्रुप है ये पार्टिसिपेट करेगा। तो फिनॉल इज़ अ वीक एसिड, ये अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक हम एसिड की बात करें HCl, H2SO4, HNO3, तो उनके कंपैरिजन में ये क्या है, वीक है। अब इसका जो एसिडिक नेचर है वो किस वजह से होता है, तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने 11th में इसके बारे में डिस्कस किया था। कोई भी अगर हमारा एसिड H+ आयन देता है और उसके बाद जो उसका करस्पॉन्डिंग आयन बनता है कंजुगेटेड, जिसे बेस बोलेंगे, है ना, इफ़ दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, वो फॉर्मेशन आसान होगा और वो हमारा स्ट्रॉन्ग भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए C2H6H5 ये एक H+ रिमूव करता है ना, -H+, और उसके बाद ये देता है C6H5O। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट दी बेंजीन रिंग, ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, है ना, इस तरीके से यहाँ पर जब H+ चला गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, इस तरीके से पूरी बेंजीन रिंग में यहाँ पर ऐसे सर्कुलेट होगा, और जब ये सर्कुलेट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। किस तरीके से स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस के थ्रू। लेकिन जो हमारा अल्कोहल था उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, वहाँ जो इथॉक्साइड बनता था वो अनस्टेबल था। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस की बात की। एक कंपैरिजन करेंगे हम अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका आंसर क्या होगा, फिनॉल। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन होता है, रेजोनेंस डिलोक्लाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होते हैं, है ना, तो डिलोक्लाइजेशन 2 ऑक्सीजन्स में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, इसकी हम स्ट्रक्चर्स भी बताएंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करेंगे। तो देखिए फिनॉल की अब हमने बात कर ली कि अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो अब हमें प्रूव भी करना पड़ेगा, वो रिएक्शंस दिखानी पड़ेंगी जिससे इसकी एसिडिटी प्रूव हो जाए, है ना, मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें ये एसिड की तरह बिहेव करता है। तो सबसे नॉर्मल सी बात है कि ये लिटमस को कैसा कर देता है, रेड। और कोई भी एसिड जो लिटमस को ब्लू को रेड कर दे वो एसिड होता है। अल्कोहल रेड नहीं कर पाती हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक एसिड है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिएक्ट विद फिनॉल। देखिए मेटल्स हमारी कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं, वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, फिनॉल के साथ, और क्या देती हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फिनॉल रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज टू फॉर्म फिनॉक्साइड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, ये फिनॉक्साइड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे बेसिक मेटल्स के साथ भी करता है, बेसिस के साथ भी करता है, और दोनों ही केस में क्या बनाता है, ये फिनॉक्साइड।
अच्छा, फिनॉल डज नॉट डिकम्पोज सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बिकॉज फिनॉल इज़ वीकर देन कार्बोलिक एसिड। ठीक है, हमने बात किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वीक एसिड होते हैं, तो ये जो बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, इनके साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, देखिए रीजन भी समझ लीजिए। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे कि वाई फिनॉल डोंट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका रीज़न क्या है कि जब एसिड 1 का कंजुगेटेड बेस बनता है और यहाँ पर एसिड 2 बना है, तो जो एसिड 2 है वो क्या है, हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में न जा करके कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो हमारी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेकंड वाले केस में अगर हम बात करें, फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रिएक्शन उससे कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट वन, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, सेम रिएक्शन को कराएं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ से जो एसिड 2 बनता है ना, वो हमारा क्या होगा, दैट इज़ वीकर देन एसिड 1। तो रिएक्शन हमारी कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। जो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जो वीक होगा वो स्टे करेगा। एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड गिव इफ्लुएंस ऑफ CO2। तो देखिए, एक आपके पास यहाँ टेस्ट आ गया, आपको फिनॉल दिया हुआ है और एक एसिटिक एसिड दिया हुआ है, और पूछा जाए कि इनमें आप डिस्टिंगाइज करिए, तो क्या करेंगे, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही करेंगे CO2 गैस अगर निकल आई, तो इसका मतलब दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती है, तो वो फिनॉल है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद PCl5, है ना। PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है हमारा, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बनेगा। और क्लोरोबेंजीन को फर्दर हम फास्फोरिल क्लोराइड से रिएक्ट कराएं, जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना हुआ है ना, ये जो बना हुआ है, देखिए ये जो बना है, ये फर्दर इससे रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ, और क्या बना लेता है, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन आ गई आपके पास, इसको आप याद रखना, है ना, वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो यूज है बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है कि ये फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है किसमें, C6H6। ये क्या है हमारा, इट इज़ बेंजीन। और बेंजीन क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आपने कहीं भी इन बिटवीन हो कन्वर्जन में, कन्वर्जन क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दूसरे में कन्वर्ट करना है, और आप कहीं भी इन बिटवीन हो और आप फिनॉल पर पहुंच गए, है ना, तो फिनॉल से आप क्या है कि जिंक से रिएक्शन कराइए और बेंजीन बना लीजिए। और जैसे ही बेंजीन बना तो फिर आप कहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, और स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहीं भी जा सकते हैं, है ना, बेंजीन की रिएक्शंस का यूज करके, है ना। आपको अगर पता है कि कहीं भी आप भटक गए हो और आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस हैं इसी रिएक्शन के, कि जब हम यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा हो, है ना, बेंजीन और इसके बीच में, तब हम जिंक से रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका आंसर है कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कोई प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या करता है, फिनॉल से जब डायरेक्ट OH ग्रुप लगा होता है तभी रिएक्ट करके बेंजीन देगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ CH2 ग्रुप बीच में आ गया, ये एल्काइल, ये कौन सी वाली फिनॉल है, ये अल्कोहल वाली, है ना, अल्कोहल है ये एक तरीके से, फिनाइल अल्कोहल है ये, है ना, ये फिनॉल नहीं है। ठीक है, ये फिनॉल वाला हमारा होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, और ये OH ग्रुप हटने के बाद क्या बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा, केवल CH3 रह जाएगा। OH ग्रुप आउट हो जाता है जिंक के साथ रिएक्ट करने पर। वन मोर केस, ये CH3 CH3 कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि OH ग्रुप नहीं है। COOH OH, इसमें क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ OH है, और OH यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए एक रिएक्शन है यहाँ पर, दैट इज़ विद अमोनिया। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, है ना, जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो OH ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, NH2। ठीक है, देखिए NH3 को हम कैसे लिखेंगे, NH2H। तो यहाँ से एक H आएगा और ये OH आएगा। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे और यहाँ NH2C6H5 के साथ अटैच होकर के ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम है एनिलिन। ठीक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखिए एक इसमें टेस्ट है फिनॉल के लिए। ये क्या है, टेस्ट। आपको फिनॉल दिया हुआ है ना, फिनॉल दिया हुआ है और उसको आपको टेस्ट करना है। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स में जनरली ये पूछा जाता है। देखिए इस तरीके से आपकी ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपको एक लिक्विड दे दिया जाएगा। जनरली फिनॉल को आप देख लेंगे पिंकिश कलर का होगा या हल्का सा वॉयलेट, है ना, तो उसको देखते ही आप ऐसे पहचान जाएंगे कि ये फिनॉल है। लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या करिए, FeCl2 ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो बिल्कुल शार्प वॉयलेट कलर आ जाएगा। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या वॉयलेट कलर है। एक रिएक्शन है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ये साइंटिस्ट के नेम है जिसके ऊपर इस रिएक्शन को लिखा गया। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, इसमें हम एसिटाइलेशन कराते हैं, यानी CH3CO ग्रुप, इसको एडिशन कराएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए C6H5O ये रहेगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। बाहर क्या जाएगा, फिनॉल से H जाएगा और एसिटिल क्लोराइड से Cl जाएगा। HCl यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बाकी दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से एस्ट्रीफिकेशन ही रिएक्शन है जिसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है फिनॉल में। ठीक है, इस वजह से इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। और क्योंकि शॉर्टन बॉमन ने इस रिएक्शन को कराया तो हम इसको एक, देखिए ये रिएक्शन हम सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं और इसको अभी नेक्स्ट ईथर जो पढ़ेंगे उसमें भी इसको उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम स्टडी करेंगे, है ना, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें फिनॉल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसको एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जो R है वो यहाँ जुड़ जाएगा और NaX आउट हो जाएगा, NaX ये आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जो रिएक्शंस थी अब तक हमने जो स्टडी की, है ना, वो सभी रिएक्शन एक्चुअल में क्या थी, उसमें हम OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ रिएक्शन विद बेंजीन रिंग, है ना। तो देखिए बेंजीन रिंग की अगर हम बात करें तो पहले हमें फिनॉल का नेचर समझना होगा, है ना, फिनॉल का नेचर क्या है। तो देखिए फिनॉल एक्चुअल में क्या है, ये हमारे पास फिनॉल है और यहाँ पर ये OH ग्रुप है और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लॉन पेयर होते हैं। ये लॉन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे और फिर ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा। सेकंड टाइम में क्या होगा, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएगा, है ना, और जो बॉन्ड वाला है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। फिर बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और लॉन पेयर यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारी डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ उसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उसे ऑर्थो पोजीशन पर मिलेंगे, है ना, और पैरा पोजीशन पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको समझना है कि इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्यों होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से रिंग में चले जाते हैं, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो सारी रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में जो हमारा एलोजन है उससे रिएक्शन कराएंगे तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो वो बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है ना, और
वहाँ पर क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा सारी पोजीशन पर ब्रोमीन जा कर के अटैच हो जाता है। ठीक है, ये वाइट कलर का एक सॉलिड होता है जो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। सिमिलरली जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो NO2 ग्रुप अटैच होगा कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा और पैरा पर। ये 60% होगा। क्यों होगा 60%? क्योंकि इसके बीच में रिपल्सन कम होता है। ठीक है, और इसको अगर हम सल्फ्यूरिक, हमें पता है जनरली हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही कराते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी ये देखा था एलो एल्केन वाले केस में। तो वहाँ पर भी क्या है कि जो नाइट्रो है हमारा, है ना, नाइट्रो ऑर्थो और पैरा, है ना, दोनों ही पोजीशन पर अटैच हो जाता है। थर्ड, सल्फोनेशन करा रहे हैं हम। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बनेंगे हमारे कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें भी एसिटाइलेशन होता है, लेकिन ये एसिटाइलेशन क्या है, बेंजीन रिंग में है। वहाँ जो एसिटाइलेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, OH के साथ हो रहा था। स्टॉर्टन बॉमन में जो हम करा रहे थे वो कहाँ हो रहा था, OH में, और यहाँ का होगा बेंजीन में। ठीक है, ये एनाइड्रस AlClC जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में होगा। और तो पैरा हमें कंपाउंड मिलेंगे। जब फिनॉल ग्रुप के साथ मिथाइल होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रिसॉल, और ये जब एडजेसेंट होगा तो ऑर्थो, अपोजिट होगा तो पैरा। सेम वे में हमने ये CH3Cl लिया, यहाँ पर हमने एसिटिल क्लोराइड ले लिया। ये सारी रिएक्शन हमारी क्या है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन है, और ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं, और सारी हमारी कहाँ पर होंगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ ये फिनॉल हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, इसको अगर आपके माइंड में है तो ये सारी रिएक्शन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, एक ये रिएक्शन है हमारी एडिटिव रिएक्शन है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें आपका एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले HCl और HCN दोनों कंबाइन होते हैं, और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, दैट इज़ NHCHCl। ठीक है, ये इससे रिएक्ट करके और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है, CHNH। और बाहर क्या चला गया, HCl यहाँ से माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन लिया और एक क्लोरीन ये वाला चला गया। जब CHNH यहाँ पर बना, फिर उसको हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, जो H2O है तो ये कार्बन को क्या करेगा, एक OH देगा। ठीक है, और नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन देगा। कौन देगा, ये वाटर। और फाइनली ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे इस जगह से। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, तो ये क्या बन गया, CHO, है ना। इसका नेम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो हमारी कौन सी हो गई, आज हमने 2 टाइप्स की रिएक्शंस यहाँ पर स्टडी की। पहली जो रिएक्शन थी उसमें हमने क्या किया कि जो बेंजीन है उसके साथ जो OH ग्रुप है ना, उनकी रिएक्शंस को हमने स्टडी किया। जनरली कौन सी रिएक्शंस थी वो, जहाँ पर हम एसिडिक करेक्टर की बात कर रहे थे, है ना, कि फिनॉल हमारा एसिडिक है या नहीं है। उन रिएक्शन की मेटल हो गया, है ना, और हमारा बेस हो गया PCl5 के साथ हो गया, उन रिएक्शंस को हमने स्टडी किया। इसके साथ हमने वो रिएक्शंस भी यहाँ पर स्टडी की जिससे हम फिनॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हमने यहाँ पर पढ़ी। फर्स्ट वन थी जो FeCl3 के साथ कराते हैं, वॉयलेट कलर आ जाता है। और सेकंड जो है यहाँ पर हमने स्टडी की, है ना, दैट वाज फर्स्ट तो हमने FeCl3 के साथ की,
जो फेरिक क्लोराइड के साथ उसका कलर कैसा आ जाएगा, पर्पल कलर आ जाएगा, है ना। और सेकंड हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये रिएक्शन? क्योंकि ये कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। ये एक्चुअल में दो तरीके से हम इसको कराते हैं, और इससे एक्चुअल में जो रीमर टीमन रिएक्शन है ना, वो हमारी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली। जब हम क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में NaOH से और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये CCl2 है ना, इस फॉर्म में अटैक करता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, और कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो एक इंटरमीडिएट बना लेता है। फिर उसके बाद NaOH रिएक्ट करता है ना। NaOH जब रिएक्ट करेगा तो OH कन्वर्ट हो जाएगा ONA में, और जो CHCl2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर CHO में। और फाइनली जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, वाटर की प्रेजेंस में, तो जो ONA है वो हमारा फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H में, है ना। और ये हमारा बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। या इसी का एक और नेम है जिसको हम बोलते हैं कॉमन नेम, सैलिसिलैल्डिहाइड। अब इसी को अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके CCl4 ले लेते हैं सेम टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर क्या होता है, CCl2 की जगह पर CCl3 अटैक करेगा, है ना। जब ये अटैक करेगा तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनेगा CCl3, और फिर उसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर जो CHO बना था ऊपर, है ना, वहाँ नीचे क्या बनेगा, COONA। उसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो दोनों Na रिप्लेस हो जाएंगे किससे, H से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो ये हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होती है। रीमर टीमन थोड़ी मिक्स रिएक्शन है ना। इसमें देखिए OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑर्थो पोजीशन जो रिंग की है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। और ये जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये याद रखना आप, है ना, ये क्लोरोफॉर्म से निकलता है और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड से निकलता है। अच्छा, ये रिएक्शन एक पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये नेम्ड रिएक्शन है ना। और कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में और कई बार IIT में भी ये रिएक्शन और नीट एग्ज़ाम में भी पूछी गई है ना। आपको ये बेंजीन दे दी जाएगी और उसके साथ क्या किया जाएगा, CCl3 फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड NaOH एंड थर्ड H+, है ना। ये आपको दे दिए जाएंगे। हो सकता है कि एरो पर ये तीनों बना दिए जाएँ और आपसे फाइनल ये प्रोडक्ट पूछा जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म दिया है या CCl4 दिया है। अगर क्लोरोफॉर्म है तो एल्डिहाइड लगाना है, और CCl4 है तो यहाँ पर COOH लगाना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद रखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू।